मैं बहुत ही फिज़ि मैं बहुत ही फिज़िकली डिस्टर्ब पर्सन थी। मुझे अस्थमा के अटैक्स आते थे, मुझे साइनस प्रॉब्लम थी और बहुत सारी एलर्जिक्स प्रॉब्लम थी। और मैंने बहुत 10-12 साल से मेडिसिन्स खा रही थी। और जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है उन्होंने बोला कि आपको ये लाइफ टाइम मेडिसिन्स खानी पड़ेंगी। इससे कोई छुटकारा नहीं है। आपको इन्हेलर्स भी पूरी लाइफ टाइम लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे चेंज ऑफ सीजन में अस्थमा के अटैक्स आते थे। तो मैंने इसको अपनी लाइफ का एक नियति समझ लिया कि ये मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाले हैं। और मैंने मेडिसिन्स को 10-12 साल मेडिसिन्स खाई। पर मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट से कि मेरे को डिप्रेशन रहने लग गया। और मैं बहुत स्वभाव से भी चिड़चिड़ी, गुस्सा आना, बात-बात पे रिएक्ट करना, और ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा होने लगी। इससे मेरे ना रिलेशंस बहुत खराब हो गए फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि हमारी एक जॉइंट फैमिली है। मेरे हस्बैंड के 3 ब्रदर्स हैं। हम सब इकट्ठे रहते हैं एक फैमिली में, जॉइंट फैमिली है। तो सबके साथ मेरे रिलेशंस बहुत बेकार, इवन कि अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ भी कहीं न कहीं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। पर मुझे लगता था कि मैं ठीक हूँ, इस सब में सबकी गलती है। सबकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। और पर ध्यान में मुझे अब ऐसा लगता था कि मुझे ऐसी टेक्नीक चाहिए जिससे कि मेरी दवाइयाँ छूट जाएँ। दवाइयों की वजह से मैं बहुत आप कह लीजिए फिज़िकली प्रॉब्लम्स तो थी, मेंटल भी, इमोशनल भी, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी मेरी लाइफ में होने लग गई। तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि कुछ हैदराबाद से लोग आए हैं, वो ध्यान सिखा रहे हैं, उसको पिरामिड सोसाइटी है। तब मैंने 2005 में पिरामिड सोसाइटी के बारे में नहीं सुना था। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से गई कि चलो ध्यान देखते क्या होता है। और उन्होंने बोला कि आप 40 डेज़ ध्यान कीजिए। और स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी दिखाई। वो सीडी जिसने मेरी पूरा जीवन बदल दिया, मुझे यही चाहिए था। और मैंने 40 डेज़ ध्यान का संकल्प लिया। मैंने 3 घंटे ध्यान करना शुरू किया। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को। 3 घंटा लगातार पूरे दिन में ध्यान शुरू किया। और आप मानेंगे नहीं, विद इन 10 डेज़ मेरा ऑट्रिविन नेज़ल ड्रॉप्स, जो कि मैं लास्ट 12 ईयर्स से यूज़ कर रही थी, वो कब, कहाँ, कैसे, बिल्कुल 10 दिन में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, 10 दिन के बाद। और मैंने 30 जनवरी 2005 से ध्यान शुरू किया था। मैंने अपनी एक डायरी लगाई। 10 मार्च को मेरे जो है 40 डेज़ होने थे। और 10 मार्च तक आते-आते मैंने देखा कि मुझे अस्थमा अटैक्स नहीं आए, मुझे इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और धीरे-धीरे मेरी स्किन एलर्जिक्स, जो वीट एलर्जिक थी, डस्ट एलर्जिक थी, वो सब कम होने लग गई। तो ये सब कुछ मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक मैजिक था, क्योंकि मैं 12 साल से दवाइयाँ खा रही थी। मुझे हफ्ते में 2 दिन इंजेक्शंस लगते थे, डेरिफ्लिन के इंजेक्शंस लगते थे, अस्थालिन से के इन्हेलर लेती थी, स्टीम लेती थी। तो ये सब मेरे परिवार वालों के लिए बहुत चेंजिंग, बहुत मिरेकुलस थिंग थी कि मेरे को दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। पर मेरे डॉक्टर ने बोला था कि ये आपकी लाइफ टाइम की डोज़ है। और जब डोज़ उन्होंने बोला था तो मुझे लगा ठीक है, ये लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। और फिर मैंने अचानक से दवाइयाँ छोड़ दी। तो जब मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि आपने किससे पूछ के दवाइयाँ छोड़ी हैं? अब आप बीमार होंगे तो मेरे पास मत आना। तो मुझे एकदम डॉक्टर की डाँट सुनकर लगा, अगर ये मेरी लाइफ है तो ये डॉक्टर मेरी लाइफ क्यों चला रहा है? इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं सिर्फ जो डॉक्टर बोल रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी लाइफ चला रही हूँ, उस दवाइयों के हिसाब से मेरी ज़िंदगी चल रही है। तो इसके बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा? तो ठीक है, अगर ये मेरी लाइफ है, तो इसकी बागडोर मेरे हाथ में होनी चाहिए, इसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। तो उस दिन से मैंने दवाइयाँ लेनी बिल्कुल छोड़ दी। जो भी रिमेनिंग मेडिसिन्स भी थी, वो पूरे 40 डेज़ होते-होते वो भी सब छूट गई। और ये सब कुछ मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत मिरेकुलस थिंग थी। फिर मैंने एक 40 डेज़ का चैलेंज लेकर ध्यान किया था। एक लॉजिक माइंड के साथ ध्यान करना शुरू किया था कि अगर फ़र्क पड़ेगा, तो करूँगी, नहीं तो इसको छोड़ दूँगी।
तो 40 डेज़ में काफ़ी हद तक दवाइयाँ छूट गईं। फिर एक मन कि चलो नेक्स्ट 40 डेज़ कर कर देखते हैं कि क्या फ़र्क है या क्या फ़ायदा होता है। नेक्स्ट 40 डेज़ में देखा कि मेरे को मेंटल चेंजेज़ आ रही हैं, कि मुझे जो मेरी एक उँगली हमेशा दूसरों की तरफ रहती थी या गॉसिप करने में, बैकबाइटिंग करने में, इन चीज़ों में मतलब कि मैं अपना टाइम जैसे दोपहर को सोना, वेस्टफुल हैबिट्स बहुत ज़्यादा थी मेरी में लाइफ़ में। तो मैंने उन चीज़ों को चेंज किया। गुड स्पिरिचुअल बुक्स, जैसे मेरी फर्स्ट बुक थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, फ्रॉम मंडेन टू द मैग्निफिसेंट। इस तरह की किताबों से मैंने अपना टाइम पास चेंज किया। पहले मेरा टाइम पास होता था किसी भी फ्रेंड को कॉल कर लेना, गॉसिप करना, फजूल की बातें करना। वो सब हैबिट्स जो थी अपने आप धीरे-धीरे वेस्टफुल हैबिट्स भी अब डस्टबिन में जा रही थी मेडिसिन्स की तरह। अब मुझे गॉसिप करना, फ़ज़ूल बातें करना, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आगे टीवी सीरियल्स देखना मेरा फ़ेवरेट पास टाइम होता था, सास-बहू के सीरियल देखना। और कहीं न कहीं जब आप ऐसे सीरियल्स देखते हो ना, वो चीज़ें आपके मन पर भी छाप छोड़ देती हैं, कि मेरी सास भी ऐसी तो नहीं है, मेरी जेठानी ने मुझे, क्योंकि जब आप उनको प्लॉटिंग करते देखते हो, एक-दूसरे के अगेंस्ट कुछ करते देखते हो, कहीं न कहीं आप उनके रोल में अपने फैमिली मेंबर्स को देखना शुरू कर देते हो। तो वो सीरियल्स देखना मैंने बिल्कुल बंद किया, उसकी जगह जैसे कॉमेडी शोज़ आते हैं, डांसिंग शोज़ आते हैं। इस तरह से अपनी हैबिट्स के साथ-साथ अपनी चीज़ों को भी चेंज करना शुरू किया। और इन चीज़ों ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला, क्योंकि जब हम गॉसिप करते हैं या बैकबाइटिंग करते हैं या किसी की बात करते हैं, उससे क्या होता है, हम दूसरों का कचरा अपने ऊपर ले लेते हैं। जो 3 घंटे ध्यान किया उसकी एनर्जी हम उनको दे देते हैं, और जो उनकी एनर्जीज़ होती है हम अपने ऊपर ले लेते हैं, एक्सचेंज हो जाती है एनर्जीज़। और जब 3 घंटे का ध्यान किया भी वेस्ट हो जाता है। तो जब ये मेरे को ये चीज़ समझ आई पतरी सर के माध्यम से, तो मैंने बिल्कुल भी किसी की बात करना, कंप्लेन करना, ब्लेम करना, ये सब चीज़ें इमीडिएटली छोड़ दी, और उससे वो ऊर्जा 3 घंटे की ऊर्जा पूरी मेरे पास रहती थी। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आई। तो हर कोई पूछता है कि हम भी ध्यान कर रहे हैं, पर हमें वो उतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ा। आपने ऐसा क्या किया? तो मैंने बोला 3 घंटे ध्यान के साथ-साथ मैंने सिर्फ़ एक चीज़ को अप्लाई किया कि कंप्लेंट ब्लेम बंद कर दिया, एक्सपेक्टेशंस बंद कर दिया, और सबसे पहले कम बंद किया, वो था गॉसिप करना, बैकबाइटिंग करना या किसी की भी निंदा करना। वो चीज़ें मुझे समझ आ गई थी कि हम अपनी ऊर्जा एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके साथ हम अपनी ऊर्जा एक्सचेंज कर रहे हैं, और वो व्यक्ति ऊर्जावान हो रहा है और हम जो है खाली के खाली हैं, लीकिंग बकेट्स की तरह है हम, जो जिसमें पानी तो भरा है, पर बूंद-बूंद करके वो सब हमने दिन भर में निकाल दिया बाहर। तो जब ये चीज़ें आपको समझ आने लग जाती हैं, तो आप अपनी एनर्जी को अंदर कंज़र्व करना सीख जाते हो, अपने अंदर रखना सीख जाते हो, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेकर आती हैं। फिर मेरे मन में हुआ कि अब मैं भी दूसरों को ध्यान सिखाऊँ। मैंने शुरुआत की अपनी किटी मेंबर्स के साथ कि आज हम तंबोला नहीं खेलेंगे, मैं आपको ध्यान सिखाऊँगी। पहले तो लगा ये किटी मेंबर्स मुझे पागल कहने वाली है, कि हम यहाँ पे एन्जॉय करने के लिए आते हैं और ये क्या सिखा रही है हमें। पर उन्होंने बहुत सपोर्टिंगली लिया, क्योंकि मुझे लगता है ध्यान हर किसी की ज़रूरत है। हर किसी को यहाँ पर आज ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनको कोई फिज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, कोई इमोशनल हेल्थ है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं हर किसी की लाइफ़ में, जिसकी वजह से उनको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। आजकल तो एक 5 साल के बच्चे को भी मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उसके ऊपर स्कूल का स्ट्रेस है, टीचर्स का स्ट्रेस है, तो उसके साथ के जो बच्चे हैं उनका स्ट्रेस है। तो ये देखकर लगता है कि ध्यान हर एक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, हर एक घर-घर तक पहुँचना चाहिए। और मुझे कहीं न कहीं ध्यान सिखाकर बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कोई करोड़ों रुपया भी दे देते तब भी इतनी सुकून या खुशी नहीं मिलती, जब किसी को ध्यान सिखाकर, और जब वो बताता था कि हाँ, अब मैं रेगुलर ध्यान कर रही हूँ, मेरे में ये चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे मेरी एक फ्रेंड है स्वीटी, उसके हस्बैंड से मिला।
वो कहते दीदी जब से आपने ध्यान सिखाना शुरू किया है मेरे और स्वीटी के बीच में लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं। उसकी डिमांड लिस्ट बहुत कम हो गई, आगे हर चीज के लिए उसकी डिमांड रहती थी। अब वो बहुत शांत और बहुत पॉजिटिव नेचर की हो गई है। तो आप जेंट्स के लिए ध्यान क्लासेस क्यों नहीं शुरू करते? तो मैंने अपने हस्बैंड से आके बात की, क्योंकि किट्टी के अलावा हर थर्सडे को लेडीज मेरे घर आने लग गई थी कि हम थर्सडे को फ्री होते हैं, हम आपके घर बैठ के ध्यान करेंगे, ग्रुप मेडिटेशन करेंगे। और ऐसे करते करते हर थर्सडे को मेरे घर लेडीज आनी शुरू हो गई और हर वीरवार को हम ध्यान करते थे। और मेरे घर में एक बहुत बड़ा रूम था, उसमें हमने पिरामिड्स इंस्टॉल करवाए, एसी वगैरह लगवाया और उसको मेडिटेशन रूम में कन्वर्ट कर दिया। और वहां से यात्रा शुरू होते हुए फिर संडे को हमने जेंट्स की क्लासेस शुरू की। वो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर लेते थे और इस तरह से कारवां बढ़ता गया। फिर हमें लगा अब हमें एक बहुत बड़े स्थान की जरूरत है, जहाँ सब इकट्ठे पूरे शहर के लोगों को भी हम बताएं इसके बारे में। तो ऐसे हमारी एक दिन मैं किसी के घर ध्यान की क्लास लेने गई, ऐसे लोगों ने मेरे को अपने घर इनवाइट करना शुरू किया कि आप मेरे घर आए, मैं आज अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगी और आप उनके लिए एक मेडिटेशन क्लास रखें। इस तरह लोगों के घर जाना शुरू कर दिया मैंने ध्यान सिखाने के लिए। और ऐसे ही किसी के घर गई, तो मेरी फ्रेंड है नीरू दादू, उनके वहां पे अनिल भारती सर आए हुए थे। उनको ध्यान बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने पिरामिड का कंसेप्ट भी मुझसे समझा और उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए वो बैंगलोर पिरामिड वैली गए। और वहां से जब वो वापस आए लुधियाना, उन्होंने मुझे फोन किया, रचना जी क्यों नहीं हम लुधियाना में पिरामिड बनाते। तो मैंने बोला कि भैया मेरा ड्रीम तो है, पर हमें कोई ऐसी जगह वगैरह नहीं मिल रही है, या मिल रही है बहुत आउटर में, पर लोगों को वहां जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला आप आइए, मैं एक विवेकानंद ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ, तो हम ट्रस्ट से बात करेंगे, ट्रस्ट के पास एक जगह खाली है 1000 गज की, तो हम उन्हें पिरामिड का कंसेप्ट समझाएंगे। तो हमने एक ट्रस्ट के साथ, स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के साथ मीटिंग रखी। पहले तो उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट थे कि ध्यान से कैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। तो मैंने बोला कि मैं एक एग्जांपल हूँ इसका। ये 2014 की बात है, मैं 2005 से ध्यान कर रही थी। तो हमने जब पिरामिड का कंसेप्ट रखा, पिरामिड वैली से इंजीनियर प्रसाद आए और कब पूरे 9 महीने में, जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, हमारे लुधियाना में 9 मंथ्स में पिरामिड तैयार हो गया और वो लोगों के लिए ओपन हो गया। पत्री सर आए अगस्त 2014 में, 13 में बनना शुरू हुआ था, 14 में, अगस्त 14 को हमने उसकी इनॉग्रेशन की। और वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लुधियाना और सिटी के बीच में है। बात ये है कि वो पिरामिड जो है असेसिबल है, हर कोई आ सकता है पिरामिड में। अगर हम सिटी के बाहर लेते पिरामिड की जगह, तो वहां पे लोगों को, लेडीज को आना स्पेशली बहुत मुश्किल होता। पर ये बिल्कुल शहर के बीच में है और आसपास कोई शोर शराबा नहीं है। और जब हमारे यहाँ जो पिरामिड जहां पर बना मॉडल टाउन एक्सटेंशन में, वहां पे एरिया में उसको एक्सीडेंट प्रोन एरिया कहते थे। वहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। पर जब से पिरामिड बना, वहाँ के हमने सर्वे करवाया, 10 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ पे लोगों का, जो आसपास घर भी थे, वहाँ पे हमने जब एक सर्वे किया, कुछ आसपास उसके हमारे पिरामिड के पीछे एक वृद्धाश्रम भी है, एक हॉस्पिटल भी है। तो वृद्धाश्रम में भी जब सर्वे किया गया, वहाँ के जो लोग पहले बहुत बीमार रहते थे और आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे ओल्ड एज होम में। और जब सर्वे किया गया, जब से पिरामिड आया, उसकी वाइब से ओल्ड एज होम के लोगों में बहुत शांत बिहेवियर पाया गया और उनकी जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी बहुत सॉल्व होने लगे। और उसके साथ एक हॉस्पिटल था, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, वहां पे भी जितने लोग मरीज एडमिट रहते थे, उनकी रिकवरी रेट भी बहुत तेज हो गया था। तो ये, और वो जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया था, वहां पर अब एक्सीडेंट्स होने भी बहुत कम हो गए थे। तो पिरामिड आने से 10 किलोमीटर के रेडियस तक फर्क पड़ता है एक पिरामिड जब आता है। हमारा पिरामिड जो है ये 40 बाय 40 का पिरामिड है और ये सेंट्रली एसी और बहुत ही खूबसूरत पिरामिड है। कृतिका, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो मैं अपने पिरामिड की फोटोग्राफ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आज मैं लेके नहीं आई है, मैं जरूर आपको मैम। शेयर कर दूंगी।
आप ज़रूर बस शेयर करना हमारे पिरामिड की फ़ोटोग्राफ, मैं बिल्कुल मैम। आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। आपको टाइम लगे तो आप ज़रूर यहाँ पे शेयर करना। बिल्कुल बहुत मैम, ही बिल्कुल। खूबसूरत पिरामिड है। और जब पत्री सर इनॉग्रेशन के लिए आए, सर ने बोला कि ये हीलिंग पिरामिड है। इस पिरामिड में हर पिरामिड की अपनी एक कहानी होती है, हर पिरामिड की अपनी एक हीलिंग एनर्जीज़ होती है। ये वाला जो पिरामिड है, इसमें हीलिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। और वही बात हुई जब हमारा पिरामिड बना, शहर के लोगों ने वहाँ पर आकर ध्यान करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने बताया, जैसे किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे, कमल जी हैं, उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे और उनको बहुत तकलीफ रहती थी। और गॉल ब्लैडर में जब स्टोन्स होते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है, उसके स्टोन्स निकलते नहीं है अपने आप। और जब उन्होंने एक अपना एक्स-रे करवाया, तो गॉल ब्लैडर का मुँह पूरा स्टोन्स के साथ भरा हुआ था और गॉल ब्लैडर के मुँह पर स्टोन आ गए थे। डॉक्टर ने बोला था ये बहुत रिस्की है, आप अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करवा दीजिए, नहीं तो इसकी स्टोन्स निकल कर कभी भी आपकी बॉडी के किसी और पार्ट में जा सकते हैं, जो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो उन्होंने एक एक्स-रे करवाया और 40 डेज़ एक विश्वास के साथ पिरामिड में रेगुलर ध्यान किया। वो सुबह आ जाते थे 6 बजे, 6 से 8 2 घंटे पिरामिड में ध्यान करने के बाद वहीं से अपने ऑफिस चले जाते थे और अपनी वाटर बॉटल वहां पे रख जाते थे और नेक्स्ट डे आकर वो बॉटल ले जाते थे, दूसरी बॉटल रख जाते थे और पूरा दिन वो वही वाला पानी पीते थे, 5 लीटर की बॉटल रख कर जाते थे। और 40 डेज के बाद उन्होंने एक्सरे करवाया और स्कैनिंग भी करवाई और उन्होंने हमें दिखाया एक मेडिटेशन सेशन में कि ये बिफोर एंड आफ्टर वाला, कि ये मेडिटेशन से पहले वाला मेरा गॉल ब्लैडर कैसे स्टोन से भरा हुआ है और 40 डेज मैंने रेगुलर इसमें पानी रखा पिरामिड के किंग्स चैम्बर में। 40 डेज मैंने रेगुलर पानी पिया और 40 डेज 2 घंटे ध्यान किया। अब मेरे गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन्स नहीं है और डॉक्टर ने बोला कि गॉल ब्लैडर रिमूव करने की भी जरूरत नहीं है। और डॉक्टर्स बहुत हैरान है कि किडनी के स्टोन्स निकल जाते हैं पर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स नहीं निकलते। तो ये एक आपने ऐसा क्या किया कि आपके गॉल ब्लैडर में ऐसे लग रहा है कि पहले तो एक्सरे किसी और का था, पहली स्कैनिंग और इस स्कैनिंग में मैचिंग बिल्कुल भी नहीं है। एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी और उन्होंने ये चीज़ बहुत लोगों के साथ शेयर किया और अपने उनके बहुत सारे उनके भी दोस्त आना शुरू हो गए वहाँ पे पिरामिड में। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उनको यूट्रस में सिस्ट था और डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। तो जब हमने उनको कमल जी की वो स्कैनिंग दिखाई तो हमने उनको बोला कि आप एक 40 डेज़ का ट्रायल क्यों नहीं ले सकते? अगर आप पॉसिबल है 40 डेज़ रेगुलर आकर यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं करते? शी डिड द सेम थिंग। वो भी आते थे, वो शाम को आते थे और उन्होंने भी रेगुलर 40 डेज़ ध्यान किया वहाँ पर और अपनी वाटर बॉटल रख जाते थे। और बाद में जब उन्होंने स्कैनिंग कराई उनके यूट्रस में सिस्ट नहीं था और वो अपने आप हील हो गई वहां पर लगातार 40 डेज ध्यान करने के लिए और उनको यूट्रस रिमूव नहीं कराना पड़ा। जबकि डॉक्टर्स ने बोला था आपकी ओवरीज भी रिमूव करनी पड़ेंगी, सिस्ट बहुत बड़ा है आपके वहां पर। तो ये सब मिराकल्स बहुत, क्योंकि पति सर ने बोला था ये हीलिंग पिरामिड है, लोग रोते हुए आएंगे यहाँ से हंसते हुए वापस जाएंगे। और वही बात हुई पिरामिड के द्वारा। इतनी हीलिंग एनर्जीज लोगों को मिली। लोगों ने अपने फिजिकल क्या, मेंटल क्या, इमोशनल बॉडीज को, 7 बॉडीज को पूरा हील किया, रिलेशनशिप्स को हील किया, अपने फाइनेंसेस को हील किया, बहुत सारे एरियाज में। और मैंने खुद भी देखा कि जब से हम ध्यान करने लगे, हमने ध्यान प्रचार किया और फिर पति सर ने बोला आप हिंदी की मैगज़ीन क्यों नहीं निकालते? मैंने तो बोला सर मैं तो एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो खाना बनाना आता है, मैंने तो कभी पेन को पकड़ा भी नहीं है। तो सर ने बोला आपका हिंदी बोलना, आप पंजाब में रहकर भी पंजाबी नहीं बोलते, क्या रीज़न है? मैंने कहा पता नहीं सर मुझे हिंदी ज़्यादा पसंद है। तो सर ने बोला इसका रीज़न यही है क्योंकि आपको हिंदी की मैगज़ीन करना है। और 2 साल मैं एक एडिटर रही और कैसे कब कहाँ आपका हिडन पोटेंशियल मेडिटेशन से निकल कर आता है, ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी। और 2 साल हमने मैगज़ीन किया और उसका पूरा खर्चा वो 30,000 तब आता था। 500 कॉपीज़ मेरे हस्बैंड निकलवाते थे और मेरे हस्बैंड उसको पूरा खर्चा उसका वो ही करते थे। क्योंकि हम पीएसएसएम एक नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है। तो जब मेरे हस्बैंड ने नोट किया जब वो मैगज़ीन के लिए 30,000 पे करते थे, कहीं न कहीं से शाम को उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाता बिज़नेस में
और वो कहते थे कि जब से हम स्पिरिचुअल वर्क के लिए स्पेंड कर रहे हैं, नेचर हमें हम थाउज़ेंड्स में स्पेंड करते हैं, नेचर हमें लैक्स में वापस करती है, 10 फोल्ड, 1000 फोल्ड वापस करती है स्पिरिचुअल वर्क के लिए हम जब करते हैं। तो आप मैगज़ीन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से आपने पैसा नहीं लेना, इसको टोटली फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, क्योंकि नेचर आपको सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए। और हमने देखा कि हमने जब भी आपको नेचर ने जो कुछ भी दिया है, हेल्थ दिया है, वेल्थ दिया है, अ, जितना आप अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करेंगे, वो चीजें और बढ़कर आती हैं आपके जीवन में। ये मैं एक आपके सामने एक लाइव एग्जांपल कह सकते हो आप। हम मैं हेल्थ मैंने गेन किया इसमें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और वेल्थ। जब हमने इसके स्पिरिचुअल वर्क के लिए स्पेंड करना शुरू किया, कहाँ से यूनिवर्स ने हमें वापस बैक की दिया, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं, जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती थी, वहां से हमें मेरे हस्बैंड को बिजनेस उस दौरान इतना फ्लरिश किया कि हम आपको बता नहीं सकते। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क के लिए या नेचर के लिए, अनकंडीशनल वर्क के लिए एक कदम लेते हैं ना, तो 99 कदम यूनिवर्स आपकी तरफ लेती है। बस आपको किसी भी सोच के या किसी भी एक्सपेक्टेशन के साथ ये काम नहीं करना है। बस ये कि हाँ, मुझे फ़र्क पड़ा है, मेरे जैसी कितनी हाउसवाइफ्स बैठी होंगी, कितनी बीमार वाइफ्स जिनके रिलेशंस अपनी हेल्थ की वजह से खराब हो रहे हैं। और ये सोचकर जब मैं बाहर निकली थी कि क्योंकि मुझे गृहिणियों को, क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ ध्यान करती है, वो पूरा घर ध्यानी बन जाता है। वो अपने बच्चों को सिखा सकती है, अपने हस्बैंड को ध्यान के बारे में बता सकती है, और गृहिणी अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है, नर्क भी बना सकती है। अगर गृहिणी ध्यान करेगी, तो एक पूरे घर में उसकी वाइब्रेशंस का पता लगेगा, उसकी ऊर्जा पता लगेगी। वो अपने घर को निश्चित तौर पर स्वर्ग बनाएगी। तो ये मेरा छोटा-सा और उसके बाद बहुत सारे मेरे को ध्यान अनुभव हुए। जैसे-जैसे मैं ध्यान सिखाना शुरू किया, सिखाने के बाद बहुत सारी आपको ऊर्जा मिलती है। जब आप सिखाते हैं ना, तो आपका विज़डम लेवल बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ जाता है, आपके मेडिटेशन के एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं। अभी आप लोगों के साथ मैं अपना एक अ, अभी आपको मैं 2018 में हम लोग टर्की गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। टर्की हम लोग एक स्पिरिचुअल टूर में ही गए थे, और वहाँ पे हमें पथरी भी मिले थे वहाँ पे। पथरी बोस्निया से आ रहे थे वापस। तो ये पीएसएसएम का ही टूर था। वहाँ पर मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, और 2018 में मैंने अपने हस्बैंड को खोया है। वहाँ पर हम 17 डेज़ रहे थे टर्की में, क्योंकि वो कोमा में चले गए थे हार्ट अटैक के बाद, वो वापस नहीं आए थे। तो हम जब वापस आ रहे थे टर्की से, तो रास्ते में ही उनकी हम जब वापस आ रहे थे टर्की से, तो रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। और तब से लाइफ आफ्टर डेथ जो है मेरा एक एक खोज, कि व्यक्ति डेथ के बाद कहाँ जाते हैं हम लोग। हमारा यहाँ पे डेथ तक लाइफ खत्म हो जाता है, कि डेथ के बाद भी हमारा लाइफ चलता रहता है। ये आत्मा का क्या जर्नी है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, तो मेरा ये फेवरेट टॉपिक बन गया। अ, उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू की लाइफ आफ्टर डेथ पर, और उसको समझने के लिए कि, और उसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत हेल्प की। डेथ के बाद भी जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी, तो मैं अपने हस्बैंड की सोल के साथ कनेक्टेड रहती थी। उन्होंने मुझे वहाँ की एस्ट्रल वर्ल्ड्स में क्या होता है, एक आत्मा की यात्रा क्या होती है, उसके बारे में उस वर्ल्ड में जाकर बहुत सारी नॉलेज देना शुरू किया मेडिटेशन में आकर। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं। आपने किसी ने जेटीटीपी में सुना होगा, लाइफ आफ्टर डेथ पर मेरा एक सेशन रहता है। इस बारी भी है जेटीटीपी में मेरा लाइफ आफ्टर डेथ पर एक सेशन। तो इस बारी मेरे साथ अपने साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस। 2021 मार्च में हरिद्वार में ध्यान कुंभ था, तो मैं वहां पर गई, और मार्च एंडिंग में वापस आई। तो आकर अप्रैल की फर्स्ट वीक में मुझे कोरोना हो गया, और मैं बहुत बीमार हो गई। तो मैंने सोचा कि एक ध्यानी को जैसे एक माइंड चलता है आपका, कि आप तो मेडिटेट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, क्या चीज है कि मुझे कोरोना क्यों हुआ। पर जब
मैंने कोरोना से जैसे मेडिटेशन में बैठी, और जैसे हम एक अतिथि का स्वागत करते हैं, गेस्ट जब कहते हैं ना, हमारे घर एक मेहमान आता है, तो हमें मेहमान की का स्वागत करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो कोरोना भी एक मेहमान है, एक अतिथि मेरे घर आया है। तो मैंने मेडिटेशन में ही उसको पूछा कि आपके आने का रीज़न क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपको अभी जल्दी पता चल जाएगा, आपके मेरे आने का रीज़न क्या है। क्योंकि थोड़े दिन पहले की बात है, मैं सेथ विज़डम, आपने किसी सबने सेथ विज़डम पर भी वर्कशॉप लगाया होगा। मैं सेथ विज़डम में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। वो विज़डम शेयर करना चाहती थी सबके साथ, और मैंने ऐसे ही आँखें बंद करके बुक खोला कि सेथ मास्टर मेरे लिए कौन-सा चैप्टर है, मैं लोगों को कौन से चैप्टर के बारे में बताऊँगी। तो जब मैंने ऐसे बुक खोला, उसमें डेथ आया। तो मैंने बोला कि शायद मैं लाइफ आफ्टर डेथ पर लोगों को बता रही हूँ आजकल, शायद इसीलिए डेथ का चैप्टर मेरे लिए है। मुझे और डेथ के बारे में एक्सप्लोर करना और लोगों को बताना है। पर मैं सोचती थी कि हर एक्सपीरियंस मेरा अपना होना चाहिए। जैसे कि मैंने मेडिटेशन से अपने आप को, अपने अस्थमा को हील किया, अपनी एलर्जिक्स को हील किया है। तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ बस आ सकती हूँ कि जब आप ध्यान करते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। तो अगर जब मैं डेथ पर भी बता रही हूँ, ठीक है, मेरे पास मेरे हस्बैंड के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो मेरे को नहीं पता था कि डेथ मेरे लिए इतना नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा कि उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि मैं लोगों को जब बताऊँ, तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा। तो जब मैं 3 या 4 अप्रैल की बात है, मैं बहुत बीमार हो गई रात को 2 बजे के करीब, और अब मैं आइसोलेटेड थी, क्योंकि जब कोरोना हुआ है तो आपको अकेले में रहना है। तो रात को मैं जब वॉशरूम गई, तो मुझे लगा मेरा हार्ट सिंक कर रहा है। मेरे को ब्लैकआउट होना शुरू हो गया, और बाथरूम से मैं अपने बेड तक कैसे आई मुझे ज़्यादा याद नहीं है। और जैसे ही बेड पर आई, तो मैं क्या देख रही हूँ, एक, मैं सीलिंग पर हूँ, मैं बेड पर नहीं हूँ, मैं सीलिंग पर हूँ, और सीलिंग से मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ। और मेरा एक लॉजिक माइंड चल रहा है, अगर रचना तो बेड पर लेटी हुई है, तो ये सीलिंग पर है, ये कौन है? ये 2 रचना कहाँ से आ गई? एक सीलिंग पर है, एक बेड पर है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और जब मैं लाइफ आफ्टर डेथ पढ़ रही हूँ, तो मुझे बुक्स के माध्यम से पता था कि जब हमारी बॉडी निकलती है, सिल्वर कॉर्ड से बाहर निकलती है, और सिल्वर कॉर्ड कट जाता है, तब हमारी सोल और बॉडी अलग-अलग हो जाती है। और मैं सोच रही हूँ, अगर मेरी डेथ हो गई है, तो मेरा मास्टर मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि हम सोचते हैं जब मैं मरूँगी, तो मेरा गुरु मुझे लेने के लिए आएगा, मेरा मास्टर मुझे लेने के लिए आएगा, अल्लाह आएँगे, मेरे भगवान मुझे लेने के लिए आएँगे, तो मुझे लेने के लिए कोई आया क्यों नहीं? मैं अभी सीलिंग के साथ क्यों टंगी हुई हूँ? अभी मैंने एक थॉट डाला, तो मैंने देखा कि मैं बहुत तेज़ी से खिड़की से बाहर निकल कर और आसमान में उड़ना शुरू कर दिया मैंने। और मैं उड़ती जा रही हूँ, और एक टनल में से निकल रही हूँ। टनल में बहुत सारी ब्राइट रेड कलर की लाइट है, और टनल में मेरे साथ और बहुत सारे लोग उड़ रहे हैं, जिनको मैं जानती हूँ। कुछ फ़ैमिलियर फेसेस भी हैं, और मैं सोच रही हूँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एक मेरा माइंड, मैंने देखा कि जब आप मर भी जाते हैं, पर आपका ये माइंड चलता रहता है। आपका ये माइंड मरता नहीं है। मैं बहुत माइन्यूटली अपने आप को वॉच कर रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपकी बॉडी फिजिकल लेवल पर आप डेड हैं, पर आपका माइंड फिर भी चल रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड आपका चलता रहता है उस टाइम पे भी। और मेरा एक माइंड कह रहा है, आप तू बर्ड की तरह उड़ना चाहती थी ना, अब एक बर्ड की तरह उड़। एक परिंदा कैसे उड़ता है, एक पक्षी कैसे उड़ता है, अब तू चुपचाप अपना लॉजिक माइंड मत लगा, और एक पक्षी की तरह, परिंदे की तरह उड़। और मैं उड़ रही हूँ, और उड़ने के बाद, टनल के बाद, मैं देख रही हूँ कि उस साइड मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मेरी दादी माँ खड़ी है, हमारा एक डॉग था, पोमेरियन डॉग, उसकी डेथ हो गई थी। वो भी वहाँ पे खड़ा, और मेरे गुरु भी खड़े हैं, मेरे मास्टर खड़े हैं वहाँ पर। और उनको देख के मुझे विश्वास हो गया, ठीक है, मेरी डेथ हो गई है, मेरा मास्टर मुझे लेने आए हैं, मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए हैं। और मेरी दादी, वो तो स्टिक से चलती थी, और वो इतनी यंग है दादी, और मैं दादी को बहुत प्यार से मिल रही हूँ। और दादी, अब तो बिल्कुल, अब आप वॉकिंग स्टिक नहीं लिया आपने, तो एक वॉकर से चलते थे। वो सब आपकी व्हीलचेयर कहाँ पे है? तो दादी ने बताया कि जब हम डेथ के बाद आते हैं, तो मैं एक एनर्जेटिक बॉडी में हूँ, ये मेरी एनर्जी बॉडी है। फिजिकल बॉडी हम धरती पर ही छोड़कर आ जाते हैं। यहाँ पर मुझे कोई बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपने पोमेरियन डॉग को बहुत प्यार कर रही हूँ। और मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, अपने गुरु को देख रही हूँ, उनको भी मैं बहुत टाइटली हग कर कर पूरा मैंने फ़ील किया कि मैंने उनसे मिली हूँ। और मैं पीछे देख रही हूँ, बहुत ब्राइट लाइट है,
बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, अलग तरह की ऊर्जा थी वहाँ पर। और जब मैं वहाँ आगे स्टेप रखकर मेरी दादी मेरा हाथ पकड़ कर लेके जाना लगती है, तो ही मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे अभी अपनी डॉटर को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मेरी डॉटर बहुत अकेला, "मम्मा आप मुझे अब छोड़कर मत जाना, पापा चले गए, आप मेरे को छोड़कर मत जाना।" और मैं उसको बोल रही थी कि नहीं, अब मैं तेरे को कभी, मैं ही तेरी मदर और मैं फादर भी हूँ तेरी, तो मैं तेरे को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगी। और जैसे ही मैं उधर स्टेप इन करने लगी, मुझे याद आया कि नहीं, मैंने अपनी डॉटर को कमिट किया कि मैं तो उसको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, एंड आई कांट ब्रेक माय प्रॉमिस। तो मेरा अभी मुझे नहीं जाना वहाँ पर, मुझे और एक्सप्लोर नहीं करना वो वाला वर्ल्ड अभी। मुझे अपनी डॉटर के साथ, मेरे अभी धरती पर बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं। मैंने तो अभी सेथ विज़डम भी लोगों के साथ शेयर नहीं किया। अभी तो मुझे लाइफ आफ्टर डेथ पर लोगों को बहुत सारा कुछ बताना है। अभी तो मेरा धरती पर मिशन अभी इनकम्प्लीट है। जैसे ही मैंने ये थॉट तो सोचा, अपनी डॉटर की याद आई, वहां से फिर एक, ये मेरी सोल ने जल्दी से तेजी से उस टनल से वापस बाहर निकलना शुरू किया। फिर से मैं उड़ती हुई वापस आकर बहुत तेजी के साथ अपनी बॉडी में वापस आई, इतने झटके के साथ कि मेरी बॉडी जो लेटी हुई थी, कितना ऊंचा ऊपर को जंप किया मेरी बॉडी ने। और कितनी देर आकर मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मैं कहाँ होकर आई हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। क्या मैंने डेथ को इतनी करीब से देखा है, कि ये मेरा एक ड्रीम था, ये मेरे साथ क्या हुआ। और 2-3 दिन के बाद, और उसके नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे लगा ही नहीं कि मुझे कोरोना हुआ है। मेरे फैमिली मेंबर्स जब नेक्स्ट डे मेरा पता लेने रूम के बाहर ही आते थे, मेरे बेटे वगैरह, तो कहते हैं, "अब तो आप ठीक लग रहे हो और आपके फेस पे आज अलग-सा ग्लो है। आप लग ही नहीं रहा कि आपको तो कोरोना सूट कर गया।" आपको तो और मैं भी बहुत हैरान थी कि मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी उस एक्सपीरियंस के बाद। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे अब कोई मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे ही आइसोलेशन में रखा हुआ है। नेक्स्ट डे से मैं बहुत रैपिड रिकवरी मेरी होनी शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने पत्री सर को फ़ोन किया और अपना ये एक्सपीरियंस बताया। तो पत्री सर ने बोला, आज आपने पूरे पीएसएसएम का दिन बना दिया। मैम, आपका आपको ये नियर डेथ एक्सपीरियंस था। मैंने कहा, सर ये क्या था? मेरा ड्रीम था, मेरा, या मैं ऐसी बुक्स ज़्यादा पढ़ रही हूँ आजकल नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर मैं लोगों को बता रही हूँ, ये क्या मेरा माइंड प्ले था, क्या था? तो सर ने बोला, नहीं, आपने ये नियर डेथ एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि आप कह रहे थे कि जब आप किसी के साथ कनेक्ट हो, कोई भी आप टॉपिक बता रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ दूसरों को बता सकें। कि सिर्फ बुकिश नॉलेज आपको शेयर नहीं करनी है सबके साथ। तो ये आपके साथ एक लाइव एक्सपीरियंस हुआ है, जब आप दूसरों को डेथ के बारे में बताएँगे कि देयर इज़ नो डेथ। बॉडी की डेथ है, एक आत्मा की कोई डेथ नहीं है। आत्मा वहाँ जाकर भी अपने कार्य कंप्लीट करती है। जो भी उसके कार्य अधूरे रह गए, जैसे अगर आपको सिंगिंग, डांसिंग का शौक है, तो आप वहाँ जाकर भी वो कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन सिखाने का शौक है, वहाँ जाकर भी, वो एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाकर भी आप सिखा सकते हैं। वहाँ पर जाके भी आपके लिए बहुत सारे मिशंस होंगे, आपके पर्पसेस होंगे। तो आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो उसकी ये यात्रा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और मैं देख रही हूँ मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। अब हम मेडिटेशन, पहले मैं सोच के आई थी कि 5 से 6 1 घंटा मैं आप लोगों को ध्यान कराऊँगी। क्योंकि जो अमृत वेले का ध्यान होता है ना, उसकी ऊर्जा ही अलग होती है। उस समय हम उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब, क्योंकि नेगेटिव तरंगे बहुत कम होती हैं जब हम सुबह उठकर ध्यान करते हैं। हमेशा पॉजिटिव तरंगे हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो चलिए, अब हम लोग जितना भी टाइम है ध्यान करेंगे। कृतिका, आप मेरे को म्यूजिक दे दीजिए। यस मैम, यस मैम। ध्यान बहुत ही सरल है। हम अपनी उँगलियों में उँगलियाँ फँसा लेंगे, इसको गोदी में रख लेंगे, चौंकड़ी मारकर बैठ जाएँगे, या आप पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आप चेयर या सोफ़ा पर बैठे हैं तो। अपनी आँखें बंद कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ। कृतिका, थोड़ा-सा स्लो दे दीजिए, म्यूज़िक स्लो दे।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी सांसों के साथ अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जा रही है। और ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में, एक एक मसल में, एक एक बोन में, हर एक बॉडी ऑर्गन में ये कॉस्मिक एनर्जी फ्लो कर रही है। इस ऊर्जा को अपने भीतर बहने दीजिए। इस ऊर्जा के साथ एक हो जाएं। विचारों का पीछा मत कीजिए। आज का दिन ध्यान का दिन है। अपने आप के साथ जुड़ने का दिन है। जब हम बाहर की आंखें बंद करते हैं, हमारी अंदर की आंख खुल जाती है। हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। हम अंदर की दुनिया के साथ जुड़ने लगते हैं, एक हो जाते हैं। हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ने लगती हैं। हमारे भीतर बहुत से खजाने छुपे हुए हैं। पर उन खजानों पर ताले लगे हैं। और उसकी चाबी है ध्यान।
आखिरी 5 मिनट अपने ही सांसों के साथ बने रहिए। हम सब बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं, जो अपने दिन की शुरुआत ध्यान के माध्यम से कर रहे हैं। आखिरी 1 मिनट आखिरी 10 सेकंड 10 9 8
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और शुरू। अब अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों पर रख लें। जो लोग ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो प्लीज ऐसे ही बैठे रहें, क्योंकि सुबह का समय ध्यान के लिए बहुत उत्तम समय होता है। जो लोग ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं ऐसे ही बैठे रहें, और जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो अपने हाथ खोलकर आंखों पर रख लें और हाथों के अंदर ही आंखें खोल लें और हाथ चले आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक मौका देने के लिए। तो थैंक यू कृतिका, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thanks a lot for embracing our platform. And मैम ने नलिनी मैम ने आपके लिए एक मैसेज लिखा है, 5 lakhs का चेक फॉर द एक्सपीरियंस। हाँ जी, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसे हमारी ना एक सेथ विज़डम की वर्कशॉप चल रही थी, तो उसमें बाद में रामाराजू सर ने मनी के बारे में बताया, क्योंकि हमें पीएसएस पीएमसी हिंदी के लिए थोड़ा मनी इकट्ठा करना था। तो वर्कशॉप के दौरान मेरी एक कज़न है, वो और उनके हस्बैंड भी सेथ विज़डम की वर्कशॉप लगा रहे थे। तो उनको मेडिटेशन में मेरे हस्बैंड दिखाई दिए मेरी कज़न को, उसके हस्बैंड को, और उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि तू पीएमसी हिंदी के लिए उसका कुछ काम अटका हुआ था, तो उसको उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बताया, कुछ मैसेज दिया, और अगले दिन उसका वो काम हो गया जिसमें उसके बहुत सारे पैसे फँसे हुए थे, और उसने इमीडिएटली 5 लाख का चेक काट कर पीएमसी हिंदी के लिए नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन किया, "रचना दीदी मैं 5 लाख का चेक काट रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं पीएमसी हिंदी के लिए, तो मैं भी अपना योगदान डालना चाहता हूँ।" एंड ही गिव अस 5 लाख का चेक। तो वो मेरे लिए, और जब उन्होंने बताया कि कैसे मेरे हस्बैंड उस उनको मेडिटेशन में आकर मोटिवेट करके गए, अपना बता के गए कि जब से वो स्पिरिचुअल वर्क के लिए काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्स ने कैसे उनके बिज़नेस को इतना और फ्लो दिया। तो वो उसको वो सुनकर उसने उसका रुका हुआ काम भी बन गया, और उसने इमीडिएटली 5 लाख का चेक काट कर हमारी पीएमसी हिंदी के लिए दिया। तो जब उसने ये एक्सपीरियंस बताया कि कैसे मेरे हस्बैंड अब डेथ के बाद भी अभी तक मोटिवेट कर रहे हैं सबको स्पिरिचुअल वर्क के लिए, तो वो भी मेरे लिए एक एक नया एक्सपीरियंस और एक नई एक और लाइफ आफ्टर डेथ पर एक और जैसे एक विश्वास होता जाता है, कैसे एक सोल आपको गाइड करती जा रही है इस जर्नी के प्रति। तो वो भी एक फेदर था मेरे एक्सपीरियंस का। तो ननदी जी को याद है। थैंक यू, थैंक कई एक्सपीरियंसेस है, कई बार मैं सोचती हूँ इसको लिख लूँ, काफ़ी मैंने लिख भी लिए अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो मेरी एक बुक में आएँगे। मेरी बुक भी जल्दी वापस बाहर आएगी। पीछे मेरी बुक पूरी कंप्लीट थी। फिर मेरा ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया, फिर मैंने वो बुक में वो ऐड किया, और अभी ये 5 लाख वाले चेक वाला भी नली जी ने याद करा दिया। इसलिए वो बुक कंप्लीट होने के लिए नहीं आ रही, क्योंकि उसमें नए-नए एक्सपीरियंसेस और जुड़ने होते हैं। तो कब से वो बुक लिख रही हूँ मैं, पर उसमें नए-नए एक्सपीरियंस और जुड़ते जा रहे हैं। तो एक ब्यूटीफुल जर्नी है। ध्यान में आने के बाद मैं कहना चाहूंगी कि असली जीना किसको कहते हैं वो मैंने ध्यान में आने के बाद सीखा है। पहले सिर्फ जीने के लिए जी रही थी कि हम धरती पर आए हैं, कोई बस खा पी रहे हैं, अपने बच्चे पैदा किए, अपनी गृहस्थी देख रहे हैं, पर उसके आगे भी बहुत कुछ है जीवन में, और असली मायने में जीवन कैसे जीना है वो मैंने ध्यान में आने के बाद ही सीखा। बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी बन जाती है, जब आप ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं। अपने आप को जान लेते हो। हम सारा जीवन दूसरों को जानने में लगा देते हैं, पर ध्यान एक ऐसा सफ़र, एक ऐसी जर्नी है, जो आपकी अपना सफ़र है। आपकी ये जर्नी आपकी तरफ को आती है, और आप कैसे अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। अपने आप के साथ जुड़े रहें, अपने आप की जर्नी आंतरिक जर्नी, इंटरनल जर्नी ज़रूर करें। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और मैं फिर से एक बारी फिर से आना चाहूँगी। यू कृतिका, आप मैम। लोगों के इस ब्यूटीफुल ग्रुप के साथ बहुत अच्छी एनर्जीज़ है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर एम्ब्रेसिंग आवर प्लेटफॉर्म एंड कोई भी अपना एक्सपीरियंस आज का शेयर करना चाहता है तो यू कैन शेयर। मैं करना चाहूंगी। यस मैम। मेरे को बहुत अच्छी वाइब्रेशन, इतनी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन अच्छी फील हुई। बहुत, एक तो मेरे को खुशी बहुत ज्यादा थी आपसे, रचना जी से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी थी। वो वाइब्रेशन मिलकर और भी ज्यादा बढ़ गई आज। इतना अच्छा लगा ध्यान करके, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत लकी हूँ, मैं शुरू से इनके साथ जुड़ी हूँ। आज 12 साल हो गए इनसे जुड़े हैं। 2000 वैसे 5 में जुड़ गए थे हम आपके साथ। मेरे हस्बैंड सबसे पहले इनके ही, जहाँ जब हमारी फैक्ट्री लॉस हुआ बहुत जबरदस्त, तो एक कॉपी पेन लेकर गए थे इनकी फैक्ट्री में। तो मेरे को उन्होंने आकर मेरे हस्बैंड ने बताया, कहते पता नहीं वो रब का बंदा क्या था, मेरे को जाते ही उन्होंने फैक्ट्री में रख लिया। कहते उनमें कोई ना कोई बात है, तो भैया में कोई ना कोई बात है। मेरे को उन्होंने आकर बताया जाते, नहीं तो उनको कहीं भी जॉब नहीं ला रहे थे। कह रहे भी उनको देखकर कोई कह रहा था भी ये हमारी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, लगता ही नहीं भाई ये वर्कर हैं, कोई काम करने वाले जॉब लेने आए हैं। तो वो कहते थे कोई रख नहीं रहा था भी हमारे सू लेने आए हैं फैक्ट्री में, ऐसे बोलते थे सभी। तो ये कोई काम करनी ना, हमारी इनोवेशन लेने आए हैं। तो जैसी भैया की फैक्ट्री का उन्होंने जाते ही रख लिया, और 2000 दिए उन्होंने जाते ही, 2000 खर्चे के लिए। उस टाइम हम ना इतना हाथ टाइट है, वो 2000 भी हमें इतने फले फूले ना, जैसे वो 2 लाख दिए हुए हमें उस दिन, ऐसा लग रहा था। तो वाह। मैं तो इनकी बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, रचना जी की, भैया की। आज तक हम भूले नहीं उनको, उस पर्सनैलिटी को। तो ना रचना जी को भूल पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू रचना जी, बहुत कुछ दिया। पत्री सर से मिलने का अवसर दिया, पिरामिड दिया इन्होंने हमें, बहुत बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। आपको याद है रचना जी, मैं परसों शेयर भी कर रही थी, तो एक बार पिरामिड डांस मेडिटेशन थी। तो हम डांस करते करते उस दिन मेरा रूट चक्रा ओपन हुआ था। तो मैंने आपसे पूछा था, मैं कहा ये क्या है, जैसे क्या है, तो आपने मेरे को बोला था रूट चक्रा ओपन हुआ है। तो मैंने उस दिन जैसे मेडिटेशन कर रहे थे, तो मैं कहा डांस मेडिटेशन कोई होती है। जब मेडिटेशन में कहा ये पता नहीं क्या चीज है, हम क्योंकि हम और चीजों में फंसे रहते हैं, तो भी ये मेडिटेशन कोई होती है। तो उस दिन मेरा रूट चक्रा खुला था। मेरा भगवान ने मेरा विश्वास तोड़ा भी, परमात्मा को किसी रूप में याद करो तो हाजिर होता है। बिल्कुल। तो उस दिन मेरा रूट चक्रा ओपन होया था, आपने कहा था कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लगा था उसको। थैंक यू, थैंक यू। बोलने थैंक को यू आपको कमल बहुत कुछ जी। बोल लूंगी, बहुत। थैंक यू कमलजीत मैम। आपके एक्सपीरियंसेस, रचना मैम के एक्सपीरियंसेस हम लोग को बहुत बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन दे रहे हैं। थैंक यू। कोई और अपना एक्सपीरियंस आज का शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? ओके, देन सब मैम ऊर्जा आपने जो क्रिएट करी है, सब उस ऊर्जा में ही रहना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। और हम अभी थोड़े दिन में फॉरगिवनेस सेशन शुरू करने वाले हैं, तो बिल्कुल हम आपको उसमें इनवाइट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू थैंक यू फॉर सो शेयरिंग योर सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। मच। थैंक यू। थैंक फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Love you all. Bye. See you. Thank you.